नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम के बारे में बात करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नाम जो है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए आरएफसी के ऊपर सबसे पहले मैं बता दूं कि कंपनी की जो अभी सिचुएशन है, मैं पहले आपको बोल चुका हूँ कि बहुत लंबा जर्नी होने के बाद कभी न कभी वो रुकेगा, कभी न कभी वो नीचे आएगा। तो बहुत सारे लोग इसी पॉइंट्स को ना समझ कर ही कंटिन्यूसली बाय करते चले जा रहे थे और एक फोमो बाइंग कर रहा था। ठीक है, जब हाई हुआ था तभी इस लेवल में बाई किया और इस टॉप लेवल में बहुत सारे लोग बाई करके रखे हैं। जो मुझे कमेंट्स आ रहा है उस कमेंट्स के बेसिस में मुझे पता चला कि कंपनी के ऊपर टॉप लेवल के ऊपर भी बहुत सारे लोग बाय करके रखे हैं, जो उन्होंने बाय किया उनके खुद के डिसीजन के हिसाब से। और आज देखा जाए तो उनका बड़ा लॉसेस भी चल रहा है। अराउंड जो टॉप लेवल से करंट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 22 से 25% के आसपास लॉसेस चल रहा है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी जब लगातार हाई करते चले जा रहे हैं तो उसके ऊपर फोमो बाइंग मत करिएगा, क्योंकि फोमो बाइंग अगर करेंगे तो आप ये बुरी तरीके से फंस सकते हैं। हमेशा आप जब बाई करेंगे तो उसके प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए कि किस लॉजिक में आपने बाई किया। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डिसीजन लिया था कि जब इस रेंज में कुछ टाइम बिताएगा और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो मैं कुछ बड़ा एंट्री यहाँ पे लेने वाला हूँ। मगर हुआ कुछ उल्टा, यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, नीचे आया, रीटेस्ट रीटेस्ट करके वो फिर से नीचे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो लोअर साइड का जो रेंज है इस रेंज तक और 200 का डेज का जो रेंज है इस रेंज तक आने का वो कोशिश करेंगे। बाकी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है और मैं अभी ट्रेड कोई भी नहीं लेने वाला हूँ। जब तक इस लेवल को टच किए करके वो रिवर्स ना करे तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस में एक एक चीज आपको मैं दिखा दूं तो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा आपको कमियां देखने को मिलेगा। क्योंकि सेल्स जो पहले हुआ था इस बार वो सेल्स थोड़ा सा ज्यादा तो हुआ, क्वार्टर को कंपनी बीट नहीं कर पाए। मतलब क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में सेल्स डाउन है, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल्स ज्यादा है। एक्सपेंस उतना ज्यादा नहीं है, फाइनेंस कंपनी है तो इसलिए एक्सपेंस ज्यादा नहीं है। प्रॉफिट जो है वो 1633 के आसपास टोटल प्रॉफिट देखने को मिला और यहाँ पे कितना हुआ 1604 के आसपास टोटल प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम ज़्यादा आपको देखने को मिले हैं। तो नेट प्रॉफिट जो है वो 1300 करोड़, 1500 करोड़ और 1500 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आपको देखने को मिला है। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशराइज थोड़ा सा है, तो इसलिए कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल देखने को मिले, क्योंकि गवर्नमेंट का जो बजट अनाउंसमेंट हुआ है उस बजट में उतना ज़्यादा खास जो जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो अभी देखिए ये जो मतलब जो बजट था वो बजट एक इंटरिम बजट था। अभी अप्रैल मंथ के बाद सॉरी इलेक्शन होने के बाद जो बजट पेश किया जाएगा वो बजट में आपको देखने को मिलेगा रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर अच्छा खासा बहुत सारे प्रोजेक्ट नया से नए प्रोजेक्ट ओपन होने वाले हैं। उसका डायरेक्टली फायदा इस कंपनी को ऑब्वियसली मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि कंपनी का हाल ही का जो फिलहाल का जो सिचुएशन है, कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ऐसे नहीं कि कंपनी बेकार है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपनी होने के नाते कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन के जो होल्डिंग्स है वो प्रोमोटर के पास ही ज़्यादा है। बाकी एफएस और डीएस के पास कुछ खास होल्डिंग्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन का माल बेचना पड़ेगा। 86%, 86.36% के आसपास टोटल होल्डिंग यहाँ पे होना देखने को मिलेगा। और बाकी जो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है वो 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 75% से ज़्यादा होल्डिंग्स इसका नहीं होना चाहिए, बाकी होल्डिंग जो है इसको बेचना पड़ेगा। तो आप तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी जब तक कोई डिसीजन ना बनाए, जब तक कोई पैटर्न्स ना बने तब तक इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेना बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो बाकी क्या ओपिनियन है आपका, जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। देखिए पतंजलि के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर तो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इस कंपनी के ऊपर कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, कुछ आरोप लगाया है।
और उसको कंपनी को क्लियर कट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो कंपनी को हर प्रोडक्ट के ऊपर 1 करोड़ का फाइन देना पड़ेगा। क्योंकि जो रामदेव जी ने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कराया, बहुत सारी जगह पे उन्होंने ओपनली बोल दिया कि मेरा जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट में आ, ऐसे होगा वैसे होगा। तो उसको जब जांच किया गया तो उस प्रोडक्ट में ऐसे कुछ है ही नहीं जिसमें उन्होंने जो कमिटमेंट किया था वो फुलफिल हो पाए। तो इसके लिए कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया और हर प्रोडक्ट के ऊपर 1 करोड़ के फाइन यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया। तो पतंजलि फूड देखा जाए तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। आज एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में, तो एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में पतंजलि का नाम सेकंड पोजीशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैरिको नंबर 1 है। आप कहेंगे सर मैरिको तो मतलब कोकोनट ऑयल बेचते हैं, तो मैरिको क्या एडिबल ऑयल की इंडस्ट्रीज में आते हैं? हाँ, कंपनी खुद को रजिस्टर एडिबल ऑयल के हिसाब से दिखा रहा है, तो जिसके चलते कंपनी को टैक्सेस कम देना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी, अगर कंपनी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट में चले जाते तो उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता। तो ये सब कुछ, हाँ, बिजनेस जो मैन है वो सब कुछ सोच समझ कर काम करते हैं। तो पतंजलि के बारे में आज चर्चा करूंगा, क्योंकि पतंजलि का जो क्वार्टर रिजल्ट है, इस बार जो रिजल्ट है वो सेल्स सेम टू सेम देखने को मिला जो लास्ट 4 to 5 क्वार्टर्स में देखने को मिला है। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखने के बाद कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आप अगर आप देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 234 करोड़ से बढ़ के 269 हुआ था, अभी 217 करोड़ हो गया। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में एक रेंज नहीं बना, कंटिन्यूसली कभी ज़्यादा हो गया कभी कम भी हुआ है। तो इसी तरीके से वोलेटिलिटी सिचुएशन देखने को मिला है। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी का देखिए एक टाइम रिजर्व नेगेटिव में चला गया था, आज रिजर्व जो है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो रिजर्व करीबन 10,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है, और जो बोरिंग्स है वो 5,700 करोड़ से आज घट के हो चुके हैं 1,200 करोड़ के आसपास। मतलब जो बोरिंग्स यहाँ पे है वो धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिले। तो बोरिंग्स कम हुआ एक अच्छी बात है, और बोरिंग्स कम होने के बाद कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि बोरिंग्स अगर कम हो गया तो कंपनी कितना भी लोन ले, कितना भी काम करे, वो आसान तरीके से कर सकते, क्योंकि उसके आ, सर पे कोई कर्जा नहीं है। तो अगर जितना भी सेल्स करें और जितना भी कंपनी के एक्सपेंस कम करेंगे उतना ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। अभी कंपनी के हाथ में कैश कितना है वो देखना बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल कंपनी की जो कैश है वो फिलहाल के लिए इस क्वार्टर में 487 करोड़ के आसपास है। तो 487 करोड़ के आसपास अगर कैश को देखा जाए तो कंपनी की जो बोरिंग्स है तो वो उसको मिटा नहीं सकते, क्योंकि बाकी पैसा अभी भी जरूरत पड़ेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, तो मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि कंपनी का कंटिन्यूसली प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ एक रेंज के आसपास है। उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है, फिर भी उतना ज़्यादा कम भी नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा है। और पतंजलि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। बाकी फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है। इसीलिए जब भी इस कंपनी के ऊपर कप विथ 100 पैटर्न्स बना और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक स्ट्रांगली यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और देखिए एक ही रेंज में कंपनी बहुत दिनों तक होल्ड कर रहा है। इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा धमाका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से ऊपर जाकर टारगेट यहाँ तक मिले तो 41% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम आप देखेंगे तो उसका नाम है FCL, तो जिसका नाम है फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड। तो फाइनली फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड के ऊपर मुझे जो ट्रेड मिला था वो ट्रेड धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे थे। अभी देखिए रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ रहा है। तो मैं इस वीडियो आपको इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कभी भी आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न्स दिखे, जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स दिखे, जैसे पैटर्न्स किस तरीके से बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। तो शोल्डर हेड कम शोल्डर बना और उसके बाद वो कहाँ पे बना, लाइफ टाइम हाई के ऊपर। तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर जब भी बनेगा तो एक चीज़ को ध्यान रखना होगा, जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करके ब्रेकआउट कंफर्मेशन करेगा तो वो कभी ना कभी उस नीचे लेवल तक जरूर आएगा, वहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा। तो जब रिटेस्ट करेगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो मैं इसीलिए इसका वीडियो बना आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है वो नीचे लेवल में आएगा और यहाँ पे देखिए एक स्ट्रांगली इसका सपोर्ट है, इस सपोर्ट तक वो होल्ड करेंगे, इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट करके वो ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो जो एंट्री लेवल मेरा बनने का चांसेस है वो 390 के आसपास है।
और जो मेरा टारगेट लेवल में लेकर चला हूँ, मैं खुद का टारगेट लेकर चला हूँ, मैं आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, उस बेसिस में काम करना पड़ेगा। क्योंकि ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड करना बहुत बड़ा गलत होगा। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके सोच समझ कर काम करेगा। तो मेरा टारगेट जो है वो 47% के आसपास में टारगेट लेके चल रहा हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।